बैठे हुए बड़े बड़े विद्वान, उन सबको मैं नमन करता हूँ। मेरे सामने बैठे हुए बड़े बड़े विद्वान, उनको मैं नमन करता हूँ। और अपने बड़े भाई राजीव शर्मा जी को बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद करता हूँ, जो इतने वर्षों से ज्योतिष के क्षेत्र में श्री अखिल भारतीय सरस्वती ज्योतिष मंच के द्वारा ज्योतिष को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम देवभूमि में ही हैं, हिमाचल प्रदेश में ही हैं, और हिमाचल में भगवान शिव का बहुत बड़ा वास है। मेरा मानना यह है कि जो ज्योतिषी भी है और वकील है और डॉक्टर है, ये दुखी लोगों की नेगेटिविटी बहुत लेते हैं अपने पे। तो इसका मतलब ज्योतिषी भी दुखी होता है। तो समय समय पर अपने उपवास, अपने उपाय करने से हमें भी फिल्टर होने की जरूरत है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के सबसे बड़े फिल्टर है देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी से 1000 गुना ज्यादा बड़े हैं और हमारी पृथ्वी को वो वायुमंडल को फिल्टर करते हैं। थोड़ी सी बात अपने बारे में रखूंगा। भगवान शिव को साक्षी मान के ज्योतिष के क्षेत्र में कदम रखा था, किताबें पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गए। और शिव ने एक बात कही थी कि मेरा भगत बनना है तो दुनिया का जहर पीना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी पिया है, लेकिन ये मेरा वादा है, मरने नहीं दूंगा। तो बात यह है कि सुरमे की तरह पीसा है हालातों ने हमें, फिर कहीं जाकर चढ़े हैं लोगों की निगाहों में। तो अब मैं शुरू करूंगा अपनी ज्योतिष की बात कि वेदों का परिवर्तन यज्ञों के संपादन के लिए हुआ है। ये यज्ञ भी काल की गणना के बिना कभी भी संपन्न नहीं हो सकते, और ये ज्योतिष शास्त्र काल का विधायक है। अतः जो ज्योतिष को जानता है वो सब कुछ जानता है। वेदों और अन्य विद्याओं के द्वारा जो काल पुरुष के अनुसार कर्म और धर्म निर्दिष्ट किए गए हैं, और जिसके द्वारा ये सब सिद्ध होकर उसके उपाय किए जाते हैं, ऐसे ज्योतिष शास्त्र की हमेशा संसार में जय हो। तो आज पहले मैं भगवान सूर्य देव पर बोलूंगा, क्योंकि आज दिन भी सूर्य देव का है और वो हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, जो ऊर्जा है। भगवान सूर्य देव पर बोलूंगा, क्योंकि आज दिन भी सूर्य देव का है और वो हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, जो ऊर्जा है। भगवान सूर्य की जो किरणें हैं, वो किरणों का जो पुंज है, उससे हमें वो जीवन दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। वो आदित्य है, भास्कर है। ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जीवन है, हमारी आत्मा है, हमारे पिता है, ज्ञान है, ज्ञान की रोशनी है, हमारे जीवन में हमारा मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, हमारे पिता है, हमारे पूर्वज हैं, उनकी परंपराएं हैं। जो इसको छोड़ देगा, सूर्य उसका खराब होगा, फिर आप देखें दुनिया में मान सम्मान उसका नहीं रहेगा। विष्णु जी की नाभि से, कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं वो मरीचि जी हैं, मरीचि जी के जो पुत्र हैं वो कश्यप जी हैं, और कश्यप जी ही सूर्य के पिता हैं। तो सूर्य पे एक बात बोलूंगा कि राजा, तेज, तपस्वी और विष्णु भगवान, तांबे का पैसा और अकल सूर्य की पहचान। पहाड़ी मंदरी गाय हो एक अकेला पूत, दफ्तर का बाबू कोई क्षत्रिय या राजपूत। तांबा, गुड़, गेहूं, मानिक, शीलाजीत और सरकार, बंदर, भूरी कीड़ियां, राजा रथ सवार। काले रंग की भैंस हो, न्योला भूरी गाय, गुड़ के मानिक रंग हो तो सूर्य कहलाए। अपना अब्बा बाजरा, बिल हुनर हिसाब, रस्म पुरानी तेज फल, हाकम रोग व दाग। यानी इस बात में सूर्य की ही चीजों का मैं बात कर रहा हूं, ये सूर्य से आधारित है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य प्रबल होगा, उच्च का होगा, या उसने उसको कायम कर रखा होगा, ऐसा इंसान सूर्य के तांबे की तरह चमकता हुआ दुनिया में चमकता चला जाएगा। जो भी इसे दबाने की कोशिश करेगा वो खुद ही दब जाएगा।
यानी कैसे? इसका उदाहरण है कि बादल सूर्य को ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूर्य की ही गर्मी से उड़कर पर्वतों से जा टकराते हैं और वर्षा का रूप लेके नष्ट हो जाते हैं। जब तक अपना सूर्य खराब नहीं करेगा, उसका सूर्य आगे उसको बढ़ाता चला जाएगा। चाहे कुंडली में सूर्य उच्च का हो, अच्छा हो, लेकिन उसने अपने जीवन के अनुसार सूर्य को खराब कर लिया तो उसको उसका मंदा प्रभाव मिलेगा। अब सूर्य के जो मित्र हैं वो बृहस्पति हैं, मंगल हैं, चंद्र हैं और मित्र ग्रह हैं, लेकिन सूर्य की ही गर्मी से उड़कर पर्वतों से जा टकराते हैं और वर्षा का रूप लेके नष्ट हो जाते हैं। जब तक अपना सूर्य खराब नहीं करेगा, उसका सूर्य आगे उसको बढ़ाता चला जाएगा। चाहे कुंडली में सूर्य उच्च का हो, अच्छा हो, लेकिन उसने अपने जीवन के अनुसार सूर्य को खराब कर लिया तो उसको उसका मंदा प्रभाव मिलेगा। अब सूर्य के जो मित्र हैं वो बृहस्पति हैं, मंगल हैं, चंद्र हैं और मित्र ग्रह हमेशा सहयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं? आप देखें, सूर्य का तांबा बृहस्पति के सोने में जब मिलता है तो बृहस्पति के सोने को मजबूती मिलती है, और तांबा जो सूर्य का तांबा है उसकी कीमत बढ़ती है बृहस्पति के सोने के साथ मिलने के बाद। तो ये दोनों सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सोने की चमक कहां बढ़ेगी? मंगल की आग में। तो यहां भी सहयोग हो रहा है। ग्रहों का सहयोग जब भी हम विश्लेषण करें कुंडली में, ग्रहों का सहयोग देखना जरूरी होगा। इसी तरह जिसका सूर्य बलवान होगा, ना वो अपने पिता पे निर्भर करेगा, ना अपने पुत्र पर निर्भर करेगा, वो सारा जोखिम खुद पे लेगा और सूर्य के तांबे की तरह तप तप कर दुनिया में चमकता चला जाएगा। अब इसी तरह शनि, शुक्र और बुध आपस में परम मित्र हैं, ये भी सहयोग करते हैं। कैसे सहयोग करते हैं? मेरा मानना यह है कि ज्योतिष का अगर सिंपली अगर बता दिया जाए, उदाहरण दिया जाए, तो वो समझने में भी आसानी होती है। मैं इसको आपको इजी वे में समझाऊंगा। आप एक कार चला रहे हैं और कार का जो सुख है वो शुक्र का है, उसमें जो शीशे लगे हैं बुध के हैं। अब यहां सहयोग देखें, आपस में ग्रह सहयोग कैसे करते हैं। बुध का शीशा सूर्य की धूप को कार के अंदर बाहर होने देगा, क्योंकि बुध सूर्य का मित्र है। शुक्र, शनि, बुध मित्र है, लेकिन बुध सूर्य का भी मित्र है, तो सूर्य की धूप को अंदर बाहर वो होने देगा। शनि के अंधेरे को भी कार में अंदर बाहर होने देगा, लेकिन बृहस्पति की हवा को वो कैद कर लेगा। यानी आपने कार में एसी चला रखा है, अंदर की हवा बाहर नहीं जा सकती और बाहर की हवा अंदर नहीं आ सकती। बुध यहाँ पे शत्रुता भी निभाएगा। ऐसे ही कुंडली में ग्रह मित्रों का सहयोग और शत्रुओं का विरोध करते हैं। अब पृथ्वी पर दो गोल हैं, एक उत्तरी गोल, एक दक्षिण गोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। इसमें विभाजन कैसे हुआ हमारी जन्मपत्री में? जो मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक को 6 मिले सूर्य को। बाकी के जो 5 ग्रह हैं, इन्होंने सूर्य और चंद्र से 2-2 घर लिए हैं। आप इससे भी, इस लॉजिक से भी उपाय कर सकते हैं। कैसे? चंद्रमा से सबसे पहले बुध ने लिया 3रा घर और सूर्य से लिया 6ठा घर। इसके बाद शुक्र आ गए, शुक्र ने चंद्रमा से लिया 2रा घर और सूर्य से लिया 7वां घर। मंगल ने लिया चंद्र से 1ला घर और सूर्य से 8वां घर। बृहस्पति ने लिया चंद्र से 12वां घर और सूर्य से 9वां घर। शनि ने लिया सूर्य चंद्रमा से 11वां घर और सूर्य से 10वां घर। यानी यहाँ पे एक लॉजिक है, अगर चौथे घर से 11वें तक के ग्रह कोई खराब कर रहे हैं तो चंद्रमा का उपाय यहाँ पे आप करेंगे, आपको लाभ अवश्य होगा। और इसी तरह 5वें घर से 10वें घर के ग्रह खराब कर रहे हैं तो सूर्य का उपाय आपको कायम करेगा। तो इस लॉजिक से हम बहुत अच्छे से उपाय कर सकते हैं। अब छोटा सा उदाहरण एक और है, हम घर में कैसे देखें हमारा कौन सा ग्रह खराब है। ये आम लोग भी देख सकते हैं और उसी के द्वारा अपनी पत्री दिखा के उस ग्रह का उपाय कर सकते हैं। कैसे? घर में जो गमला है मिट्टी का लाल रंग का, वो मंगल है, उसमें जो मिट्टी है वो शुक्र है, उसमें जो हमने पौधा लगाया है वो बुध का है, और उसमें जो जल दिया चंद्र का, धूप सूर्य की, पत्ते जब पीले हुए तो बृहस्पति,
काले होके गिर गए शनि और उस पौधे की छाया राहु और केतु। इससे भी आप देखें कि आप अपने घर में ये देख सकते हैं मुझे कौन सा ग्रह पीड़ित कर रहा है। अब हमारे भूतकाल में ऐसे ऐसे बड़े बड़े आचार्य आए हैं जिनके आगे मैं अपने आप को 0.5 पॉइंट भी नहीं समझता कि मैंने कुछ किया अभी तक। जो वो आचार्य कर चुके हैं, अगर हम नई खोज नहीं कर पा रहे तो ज्योतिष करना बेकार है। हमें अपना और आगे बढ़ाना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा। कैसे? वीरा महिर जी के बारे में बताऊंगा। आचार्य वीरा महिर जी हुए हैं जिन्होंने हमारे देश में बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनाई हैं, और इसके अलावा भी ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने वेधशालाएं बनाई हैं। कैसे? जो मिस्र के पिरामिड हैं, ये किसी समय में बड़ी वेधशाला थी जिसके ऊपर समय समय पर उसका विचार हो रहा है, उसकी खोज हो रही है। इसके बाद ब्रिटिश का टापू है बरमुंडा ट्रायंगल और पुर्तगाल। ये समुद्र का 2500 किलोमीटर का जो एरिया है, ये किसी समय में बहुत बड़ी वेधशाला थी। क्यों? आज भी आप सर्च करें, इस इलाके में, इस एरिया में अलौकिक शक्तियां हैं। कोई भी जहाज इसमें से नहीं जा सकता। नासा वाले परेशान है। निर्माण जो ज्योतिष की गणना से हुआ है, मैं आपको बताता हूं। ये एक समय में बहुत बड़ी वेधशाला थी। 7 मंजिलें, 7 ग्रह, 27 रोशनदान, 27 नक्षत्र, और अंदर का भाग सारा काला रखा गया था ताकि अंदर से आराम से इसकी गणना हो पाए। और इसका जो मेन द्वार है उत्तरी रखा गया ध्रुव तारे की तरफ। और उनका लॉजिक देखें, वीरा महिर जी का उनका दिमाग देखें, जो आज भी हमें ये कहने पे मजबूर कर रहा है कि हम कहां बुद्धि अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो उस समय उन्होंने की है। कुतुब मीनार, मेरू स्तंभ का जो ऊपर वाला भाग था 15 फुट का, उन्होंने दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री घुमा के रखा। इसका कारण था अंग्रेजों को समझ नहीं आया, ये अंग्रेजों ने तोड़वा दिया कि कहीं गिर ना जाए। एक्चुअली क्यों रखा था? 21 जून दोपहर 12 बजे सूर्य भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री पर होते हैं और दिल्ली 28.5 डिग्री पर है। इस 5 डिग्री का जो डिफरेंस है, उसके कारण उस भाग की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती। इसके कारण उन्होंने इसको रखा। तो ऐसी ऐसी गणनाएं हमारे देश में हुई हैं जो हमारे देश को विश्व गुरु बनने के लिए हर वक्त तत्पर रखता है, और बनेगा, आगे भी बनेगा, जो कुंडली देश की कह रही है। इसके बाद मैं बात करूंगा देवज्ञ गर्ग जी के बारे में। देवज्ञ गर्ग जी हुए हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण जी की जीवन की घटनाएं सारी पहले ही बता दी थी नंदलाल जी को। जब वो नंदलाल जी के घर गए, कृष्ण जी के बारे में सारी भविष्यवाणी कर दी। उसके बाद देवज्ञ गर्ग जी ने कहा कि माघ शुक्ल की चतुर्दशी पर इन बालकों का नाम रखा जाएगा, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार है, चंद्र और तारा बल बहुत अच्छा है, मीन के चंद्र है, रेवती नक्षत्र है, और लग्नेश की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पे है, उसमें इनका नाम रखा जाएगा। तो उसी योग में कृष्ण जी का नामकरण हुआ है। और देवज्ञ ऋषि जी के बारे में बात करूं, देवज्ञ गर्ग जी के बारे में बात करूं, तो वो भगवान शंकर और भगवान विष्णु के परम मित्र थे। और सरस्वती जी के तट पर मानस यज्ञ के द्वारा उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उनसे प्रसन्न होकर उनको ज्योतिष की गणनाएं दे दी, ऐसी गणनाएं दे दी जो अभी तक किसी के पास नहीं है, और 10 लाख वर्ष उनको आयु दे दी। यानी वो आज भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है। तो ऐसे ऐसे आचार्य हमारी पृथ्वी पर हुए हैं। मेरा मानना यह है कि अगर उनकी गणना या अपनी इच्छा शक्ति या भगवान शिव की कृपा से आगे ना बढ़े, तो ज्योतिष की गणनाएं दे दी, ऐसी गणनाएं दे दी जो अभी तक किसी के पास नहीं है, और 10 लाख वर्ष उनको आयु दे दी। यानी वो आज भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है। तो ऐसे ऐसे आचार्य हमारी पृथ्वी पर हुए हैं। मेरा मानना यह है कि अगर उनकी गणना या अपनी इच्छा शक्ति या भगवान शिव की कृपा से आगे ना बढ़े ज्योतिष में, तो ज्योतिष करना बेकार है, नए लॉजिक लाने जरूरी है। थोड़ी बात और करूंगा आजकल के जो सब्जेक्ट है, सबसे आजकल के जो सब्जेक्ट है उसी में बात करूंगा। आजकल कई बार होता है हमें औलाद नहीं हो रही, गर्भाधारण मिसकैरेज हो रहा है। वो क्यों हो रहा है?
जिस स्त्री की कुंडली में मंगल चंद्र को देखता होगा उसका मासिक धर्म ठीक होगा। जिस स्त्री की कुंडली में मंगल चंद्र को देखेगा उसका मासिक धर्म ठीक होगा। और अगर जब गर्भाधारण का समय आए तो चंद्रमा पे अगर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि हो जाए तो आपका गर्भ ठीक रहेगा। जैसे हमारे 9 महीने गर्भ में रहने के किसी बच्चे के लिए, ऐसे 9 ग्रह हैं। हर महीने में एक ग्रह आपके ऊपर असर डालता है। अगर कोई ग्रह खराब कर रहा है उस दौरान उसका उपाय कर लिया जाए तो गर्भ को बचाया जा सकता है। जैसे पहला महीना होता है शुक्र का, दूसरा महीना मंगल का, तीसरा महीना देवगुरु बृहस्पति का, चौथा महीना चंद्रदेव का, पांचवा महीना सूर्य देव का, छठा महीना शनि देव का, सातवां महीना बुध का, आठवां महीना फिर से चंद्रदेव का और 9वां महीना सूर्य का। अगर इसको देख लिया जाए आपकी पत्नी में कौन सा ग्रह खराब है, उसके उपचार किए जाए, नियम अपनाए जाए तो हम उसका ठीक ठाक ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि चैत्र मास की संक्रांति पर सूर्य देव 0 डिग्री पर आ जाते हैं और कल जैसे संक्रांति थी उन्होंने 90 डिग्री कंप्लीट कर ली। अब वो कर्क राशि में आ गए तो सावन शुरू हो गया। सूर्य और चंद्र की गणना से हम बहुत अच्छे से फलादेश कर सकते हैं, हमारा ज्योतिष आसान हो सकता है। तो ये करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज अब लास्ट बात करूंगा, 2 मिनट लूंगा, शनि की बात जरूर करूंगा। शनि का गोचर देखना जरूरी है, कोई भी नहीं देखेगा तो शायद फलादेश ना हो, क्योंकि शनि दृष्टि का मालिक है और हर घर में उसकी दृष्टि है। और आप देखें अपने गोचर में शनि कहां कहां आ रहा है। अगर बात करूं जो गूगल पे सर्च की मैंने